सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग मेरी सभी क्लासेस से फ़ायदा उठा रहे होंगे। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा प्यारा सा क्लास लेकर। आप लोग इस क्लास को देखकर पहचानिएगा किस प्रकार की क्लास है, और मेरे को पूरा विश्वास है 10 या 12 मिनट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपने आज सीखा क्या है। इसीलिए थोड़ी सी सीक्रेट क्लास रखी है आज। चलो बता ही देता हूँ, आप लोग भी नहीं है, ठीक है। आज हमने जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी आज हम सिर्फ मेंडल के नियमों की बात करेंगे। तीनों नियम जो उन्होंने दिया था, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मात्र ये 3 नियमों की बात करेंगे हम। 3 लाइनों में इन 3 नियमों को समझेंगे। कोशिश करूँगा अपने अंदाज में थोड़ा सा कुछ नया करूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखते रहिए बस। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, है ना। लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है। और सबसे पहले तो लास्ट जो क्लास थी उस क्लास का जो विनर थे, जो तीनों ही लोग हैं, बड़े ही ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देंगे। रिची जी और एक अपने दुर्गा जी और एक अपने हैं अपने कपिल जी, ये लोग, और एक हैं संजू जी। आप चारों ने इतना शानदार आंसर दिया था, एकदम 3 सेकंड में आंसर, 4 सेकंड में आंसर, क्या गजब का आंसर दिया था। आप सब लोगों को दिल से मुबारकबाद, और ईश्वर आपको सदैव तरक्की करे के रास्ते पर लेके जाएंगे। मेंडल अपने ज़माने से बहुत साल आगे थे। मेंडल इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने इतना जेनेटिक्स को इतना डीपली समझाया, इतना बढ़िया समझाया कि एक्चुअल में कई सालों तक तो साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आया। 35-36 साल बाद फिर 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर मक्खी पर एक्सपेरिमेंट करके वही रिजल्ट निकाले जो मेंडल ने काफ़ी साल 35-36 साल पहले, 40 साल पहले निकाल दिए थे। अब वो 3 वैज्ञानिक भी बड़े महान थे, चाहते तो इसको दबा सकते थे लेकिन उन्होंने दबाया नहीं। उन्होंने इसको रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल के नाम से ही रखा, इसीलिए जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है मेंडल को, जेनेटिक्स का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नींव ही उन्होंने रखी थी, नियम ही उन्होंने बनाया था। मेंडल ने शुरुआत में क्या किया था कि 2 प्रकार के पौधे लिए थे, लंबे पौधे और बौने पौधे। मतलब कि ये 2 प्रकार के लक्षण लिए थे, हम यूँ कह सकते हैं, लंबेपन और बौनेपन का लिया था। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, आपको बहुत पहले मैंने एक बार जेनेटिक्स बताया था, तब एक्चुअली जेनेटिक्स नहीं बताया था, कुछ और बताया था, जनन के बारे में बताया था। तब आपको मैंने बताया था कि पुष्प होता है ना, और ये पुष्प है, पुष्प के अंदर क्या होता है, ये वर्तिका होती है, मतलब ये अंडाशय होता है जो मादा के तुल्य होता है, और ये बाहर पुंकेसर लगे होते हैं। तो यदि एक ही पुष्प के, ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये देखो ये भी वर्तिका हो गई और ये पुंकेसर लगे हुए हैं। अब आप देखिए, ये नर है, ये मादा है। यदि एक ही पुष्प का नर एक ही मादा से मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन अगर इसका नर इसकी मादा से मिल जाए, या इसका नर के जो क्या कहते हैं पोलन ग्रेन, वो इस पर आकर चिपक जाए, तो इसको कहेंगे पर परागण। यानी इसको हम आम भाषा में क्रॉस कहेंगे। पूरी की पूरी क्लास में, ये काटा नहीं है, ध्यान रखना, पूरी की पूरी क्लास में हम क्रॉस से इस बात को प्रदर्शित करेंगे। क्या? जब 2 अलग अलग गुणों वाले पौधों के पुष्पों को मिलाया जाता है तो उसको हम क्या बात करेंगे, उसको हम क्रॉस कहेंगे। याद रखना ये बात, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, अगले ने मटर के ही पौधे को क्यों लिया? अच्छा, हो सकता है पुराने टाइम में बहुत से पौधों को लिया, लेकिन सूट तो मटर के पौधे, क्योंकि मटर के पौधों में बड़े सारे गुण। एक तो छोटे से एरिया में वो उग जाता है, सीधी सी बात, आप गमले में भी उगा सकते हैं, इसलिए तो उसको गार्डन पी बोलते हैं, पाइसम सटाइवम को। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेंडल ने इसको लेने का एक जो फिनोटिपिकल बात कही होगी, वो ये होगी कि इसमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। ज़्यादातर पौधे में या तो परपरागण होता है, या तो स्वपरागण ही होता है, या फिर गड़बड़ होते हैं। अच्छा, दूसरा बात, ये 1 साल में 2 बार प्राप्त हो सकता है। अगर मान लो सोचो उसने आम का पौधा लिया होता था तो 5 साल में उसको 5 साल लगते हैं ना, 3 से 5 साल लगते हैं एक बार फल देने के लिए, तो उसको अपने एक रिजल्ट के लिए 5 साल इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो कितना दिमाग वाला बंदा था कि उसने उस समय प्राकृतिक, अब इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। बाद में 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डिवरीज, वॉन शेरमार्क और एक और था कार्ल कोरेंस। इन तीनों ने मिलकर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर रिसर्च किया। वो तो 3 ही दिन उसका जीवन काल ही है, उनको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिला, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी थी, मेंडल के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो मेंडल ने फिर भी सबसे शानदार चीज़ ली, क्योंकि इतनी शानदार चीज़ ले ही नहीं सकता था कोई। 1 साल में उसको 2 बार ऑब्जर्वेशन मिल जाते थे, तब तो उसको 14 साल लगे, यानी उसने लगभग 28 ऑब्जर्वेशन
किए होंगे 14 साल में। अब देख लो 28 बार उसने रिजल्ट निकाला होगा इतने, यही इसकी खासियत है। अगले ने मेहनत की तो उसको रिजल्ट भी बढ़िया मिला। तो हम जरा उसी की बात कर लेते हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता। आज मेरे को पूरा विश्वास, अगर आपने ये देख लिया ना तो आप बच्चों को भी आराम से पढ़ा सकते हैं। जो आपकी आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण, पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो नियम था वो था इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम बनाए थे बंदे ने, और बहुत ही बहुत ही शानदार नियम थे। हम इन तीनों नियमों को देखेंगे। उससे पहले 2 टेक्निकल बातें देख लेते हैं। पहली चीज, प्रभाविता का नियम देखने से पहले एक बात देख लेते हैं। एक होता है दर्शन प्ररूप, एक होता है लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप को कहते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप। और एक होता है लक्षण या दर्शन ही की बात है, दर्शन या लक्षण प्रारूप, है ना, फिनोटाइप। एक होता है जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप। ये 2 प्रकार के प्रारूप होते हैं। अच्छा, शकल देखने में कैसी है वो तो हो गया फिनोटाइप, और अंदर से कैसा है वो हो गया जीनोटाइप, है ना। इसको ऐसे समझिए, ये तो एक टेक्निकल टर्म हो गई। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल एंड उसके मेंडेलियम रूल के ऊपर। जितनी आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ वास्तव में आसान, और अगर नहीं तो भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उससे भी आसान बना दूंगा। फिर आप देख लीजिए एक बार, ये थोड़ा सा इसमें मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था कि लंबे पौधे और बौने पौधे को लिया था क्रॉस कराने के लिए, ठीक है। तो जब उसने प्रथम पीढ़ी में क्रॉस करवाया, यानी पर परागण करवाया, तो क्या देखता है कि सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हो गए। अब आप कहोगे मैं इसको लाल से क्यों बना रहा हूँ, उसका लॉजिक मैं 1 मिनट बाद बताऊंगा आपको। सारे पौधे लाल हो गए, अगला खुश हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गया बोनेपन का लक्षण गया। उसने सोचा होगा कि चलो अब तो चला गया बोनेपन का, सारे के सारे पौधे लंबे हो गए। ये उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया। इसने उसको F1 जनरेशन बोला, यानी प्रथम पीढ़ी, फर्टिलाइजेशन फर्स्ट, F1 जनरेशन बोला। उसके बाद उसने इसको स्व परागण होने दिया गया कि भाई खुद ही अपने आप परागण हो जाए, यानी नर भी यही मादा भी यही। तो जब इसने इसको स्व परागण होने दिया, स्व परागण, तो जब स्व परागण की घटना इसमें करवाई गई तो क्या देखता है मेंडल कि 75% पौधे तो क्या थे, लंबे, और 25% जो पौधे थे ये पौधे क्या थे, बोने। कहता यार इसका मतलब बोनेपन का गुण गायब नहीं हुआ था, छुप गया था। बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने 14 साल तक ये 2 ही एक्सपेरिमेंट किए थे, तीसरा कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। क्या, एक बार प्रथम जनरेशन के लिए उसने क्रॉस करवाया, उसके बाद सेकंड जनरेशन के लिए क्या करवाया, स्व परागण होने दिया। मतलब फर्स्ट जनरेशन के लिए क्रॉस करवाया, सेकंड जनरेशन के लिए स्व परागण होने दिया गया। यही है, यही इसका सिंपल वो है। इसने चाहे एक गुण लिया हो, एक गुण लेगा तो मोनो, मतलब एक होता है मोनो हाइब्रिड, यानी कि एक ही लक्षण लिया ना लंबाई का। लेकिन अगर वो 2 लक्षण ले ले तो डाई हाइब्रिड, 3 लक्षण ले ले तो ट्राई हाइब्रिड, 4 ले ले तो मतलब टेट्रा हाइब्रिड। मतलब 2 लक्षण, जैसे लंबाई का ले लिया, बीज का रंग ले लिया, बीज की आकृति ले ली, इस तरह से खूब सारे तो लक्षण होते हैं ना। तो मेंडल ने सबसे पहले एक ही लक्षण, डरते डरते एक ही लक्षण लिया और उनके बीच में क्रॉस करवा दिया। लो जी, तो क्रॉस करवाने के बाद क्या देखता है कि F1 जनरेशन में तो सारे के सारे पौधे लंबे हो गए, और F2 जनरेशन में 25% अलग हो गए। 2 नियम तो यहीं से निकल गए। पहला नियम क्या करता है कि देखो, जब एक ही लक्षण के 2 विशेष प्रारूप, लंबाई का और मतलब लंबेपन का और बोनेपन का, जब 2 लक्षण को एक साथ मिला दिया जाएगा, जब 2 लक्षण को एक साथ मिला दिया जाएगा तो एक ही लक्षण प्रकट होगा, दूसरा दब जाएगा, नीचे दब जाएगा। शरीफ होगा ना, एकदम शरीफ लक्षण होगा, एकदम नीचे दब जाएगा, पहला वाला प्रकट हो जाएगा। तो जो प्रकट होगा उसको तो प्रभावी लक्षण कहेंगे, जो दब जाएगा उसको अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो समझ तो गए होंगे आप। मैंने लाल रंग से जो चीज़ बनाई है वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेगा, जो नीले रंग से बनाई है वो कौन से लक्षण को, अप्रभावी लक्षण को, है ना। आप वैसे भी तो देखते ही हैं ना, जब शादी होती है 2 लोगों की तो आपने देखा होगा कई बार क्या कहते हैं, हस्बैंड प्रभावी रहता है, उसी की चलती है ना। कई बार क्या कहते हैं, वाइफ प्रभावी रहती है, उसी की चलती है ना। होता है कि नहीं होता है, मतलब ऐसा तो बहुत कम ही देखने को मिलता है ना। नॉर्मली दोनों में से एक ही प्रभावी होता है। उसी तरह जब 2 गुणों को आपस में मिलाया जाएगा तो उसमें हमेशा केवल एक ही गुण प्रकट होगा, दूसरा दब जाएगा।
तो जो गुण प्रकट होता है उसको प्रभावी गुण कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। अगर एक लाइन में बताना जाए तो हम यही कह सकते हैं कि जब दो लक्षणों को आपस में मिलाया जाता है तो उसमें से सदैव एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा वाला प्रकट नहीं होता है। इस गुण को या इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं, और उस लक्षण जो कि प्रकट हुआ है को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और उस लक्षण को जो कि प्रकट नहीं हुआ है उसको क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे ख्याल से प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा। प्रभाविता का नियम हर चीज़ पे लागू होता है। मतलब काली आंखें और बुरी आंखें वाले देख लो आप, है ना, कि काली आंख वालों और बुरी आंख वालों का अगर मैरिज कर दिया जाए तो काली आंख वाले पैदा होंगे, बुरी आंख वाले नहीं पैदा होंगे। अब आप कहोगे होते तो हैं, तो मैं आपको उसको सेकंड उसमें बताऊंगा। तो आप देखना, मान लेते हैं ना ज़्यादातर तो काली आंखों वाले, तो इसका मतलब काली आंख का जो काला रंग है, आंख का जो काला रंग है वो क्या प्रभावी लक्षण है, हम ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि प्रकट तो वही हुआ है ना। एक बार तो बुरे वाला लक्षण गायब हो गया, तो इस तरह से ये हो गया। अब उसने जब उसको स्वपरागण करवाया तो स्वपरागण कराने पे क्या देखते हैं कि वो जो नियम दब गया था ना वो समाप्त नहीं हुआ है, वो प्रकट हो गया भाई। पृथक होते होते, अलग होते होते, अलग होते होते जब उसको एक जैसा भाई बंधु मिला तो वो एकदम प्रकट हो गया, यानी वो भी लक्षण, तो उसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसको हम जरा फिनोटिपिकली देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से कि क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि युग्मक जो होता है, हम द्विगुणित संरचना होती है, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, तो हमने ये द्विगुणित संरचना बना ली। इसमें से एक युग्मक टी बना और एक युग्मक कैपिटल टी बना। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, इसको बड़े से बनाना है। हाँ, तो ये कैपिटल टी, और इसमें से दो युग्मक बन गए, ये रहे आपके सामने कैपिटल टी वाले दो युग्मक बन गए। ओके, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब उसी तरह से ये तो क्रॉस वाले की मैं बात बता रहा हूँ, दूसरे वाले का यही बना होगा। आप देखिए जरा ध्यान से क्या बना होगा, है ना, इसके अंदर ये बन गया होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे, है ना, जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें भी तो वही युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब आप जरा देखिए, अगर ये वाला टी इस वाले टी से मिल गया तो क्या बनेगा, अगर ये वाला टी इसके साथ मिल गया तो क्या बनेगा, अगर ये वाला टी इसके साथ मिल गया तो क्या बनेगा, और ये वाला टी इसके साथ मिल गया तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। सही है, समझ गया मेरे ख्याल से। इसी तरह से ये वाला जो हो गया, इसमें भी क्या हो गया, स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। इसी तरह इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसी तरह से इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेरे ख्याल से आप तो समझ गए होंगे। यानी कि जब दो लक्षण एक साथ मिलते हैं, देखो चारों के चारों पौधे कैसे बने, लंबे, क्योंकि ये लंबेपन का गुण प्रभावी है, यही प्रकट होगा। देखने में तो ये सारे के सारे कैसे हैं, लंबे हैं, देखने में सारे लंबे हैं, यानी इसका जो फिनोटाइप है सब लंबे हैं, टोटल बोना एक भी नहीं है, लेकिन अंदर गुण तो है ना बोनेपन का। अब जरा देखते हैं इस चीज़ को हम ऐसे भी। अब जब मेंडल ने स्वपरागण करवाया तो फिर नर भी, ये तो मान लो कि नर है, नर का ये निशान होता है भाई, ध्यान रखना, और ये मान लो मादा है, कुछ भी मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना। तो अगर मान लीजिए नर और मादा की जगह अब इसने स्वपरागण करवाया तो नर भी कैसा प्राप्त हुआ, नर भी कैसा प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से, यही प्राप्त होगा, और मादा भी कैसी होगी, यही प्राप्त होगी, है ना। सोचने वाली बात है, दोनों यही होंगे। अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो आप देखिए दो युग्मक बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाएंगे। ये F2 जनरेशन की बात बता रहा हूँ मैं, जो F1 में तो सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेशन से, और F1 में स्वपरागण हुआ था। स्वपरागण में अब देखना क्या होता है, स्वपरागण में सारे यही रहेंगे ना, इन्हीं का तो करवाया था उसने स्वपरागण। अब किसी और फूल के तो लिए ही नहीं था, और फूल के साथ क्रॉस तो करवाया नहीं था, आपस में ही करवाया था, आपस में करवाया था। तो देखो क्या बनता है, आप देखो एक बनेगा छोटा और एक युग्मक बनेगा मोटा। क्लियर, यहाँ पर भी एक युग्मक बनेगा मोटा यानी कि बड़ा वाला प्रभावी, और एक बनेगा छोटा वाला। अब आप देखना जरा ध्यान से, अगर ये इसके साथ मिलता है तो क्या होगा, अगर ये इसका मूड कर गया, इसके साथ मिल गया, क्योंकि निषेचन की क्रिया यही होती है ना, एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है। अगर ये इसके साथ मिल गया, इसको मैं इससे बना देता हूँ ताकि डिफरेंस क्लियर होता रहे। अपने पास मार्कर है, ये इसके साथ मिलता है तो क्या होगा, और अगर ये इसके साथ मिलता है तो क्या होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 1 2। अब देखिए क्या होगा, अगर ये टी इस टी के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, कैपिटल टी, यानी कि देखने में बड़ा, है ना। लेकिन अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा विशुद्ध बड़ा। अगर इसको इसके साथ मिलाएं तो भी यही कहानी हो जाएगी, देखने में बड़ा, समझना ध्यान से। लेकिन छोटा वाला जब छोटे वाले के साथ मिलेगा तो दोनों के दोनों कैसे बनेंगे, स्मॉल टी। इसमें तो लंबेपन का गुण ही नहीं है, इसीलिए अब आप खुद देख लीजिए, 3 पौधे तो लंबे हैं,
लंबे। एक इकलौता पौधा है बौना। बौना क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लंबे प्रभावी वाला लक्षण ही नहीं है। यानी अप्रभावी लक्षण तभी प्रकट होता है जब वो शुद्ध हो। आप देख लो ना, अप्रभावी लक्षण शुद्ध है तभी तो प्रकट हो रहा है। बाकियों में तो ये देखो अप्रभावी लक्षण यहाँ है। अप्रभावी लक्षण कभी प्रकट हुआ? नहीं हुआ। सारे के सारे प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन जब प्रभावी लक्षण की अनुपस्थिति होती है तो वो बेचारा अलग होते 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 कहाँ आ जाता है? प्रकट हो जाता है। यानी कि सेकंड नियम जो है पृथक्करण का, वो हम यूँ कह सकते हैं कि बौनेपन का या अप्रभावी लक्षण कभी समाप्त नहीं होता है। वो तब प्रकट होता है जब वो शुद्ध रूप में आ जाता है। यानी जितने भी अप्रभावी लक्षण होंगे वो हमेशा शुद्ध होंगे। और आप देखो ये तो कहाँ 75% है और ये भाई कहाँ 25% है। इसका मतलब हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो गुण हमें कम दिखाई देते हैं वो या तो अप्रभावी लक्षण होंगे और जो गुण अधिक दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षणों के परिणाम स्वरूप होंगे। भाई सीधी सी बात है। इसीलिए वो काली आंखों वाला याद होगा आपको, बुरी आंखों वाले कम लोग दिखाई देते हैं, तो बुरी आंखों वाले लक्षण क्या होंगे? 25% होंगे, है ना, जबकि काली आंखों वाले ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो 75% होंगे। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो अप्रभावी होता है, आपको पता है ये कम होता है, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? दोनों के दोनों ही प्रभावी होते हैं, इसीलिए वो अधिक दिखाई देते हैं। तो ये भी एक नई चीज़ बन सकती है। थोड़ी देर में मैं प्रश्न भी पूछूंगा आपसे ताकि आप आराम से इसका उत्तर दे सको। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बनाया है मैंने इसको, ये ताकि आप दोनों नियम समझ जाओ। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। इसकी जगह मेंडल ने चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किया था, तो हम भी चेकर बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए आप, चेकर बोर्ड में जब आप इसको बनाएंगे ना तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। केवल समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, छोटे मोटे में तो चल जाता है। ये चेकर बोर्ड है। चेकर बोर्ड में एक तरफ तो हम क्या रखते हैं? नर, और एक तरफ रखते हैं मादा। ये तो हो गया आपका नर और ये मान लीजिए आपका हो गया मादा। मान लीजिए यहाँ पे ये जो युग्मक थे ना, ये जो बने थे, आप देख रहे होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब F2 जनरेशन में क्या हुआ, इसको हम चेकर बोर्ड में देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना, समझ गए? कैपिटल टी और ये कैपिटल टी। अब आप देखिए, जब ये टी इस टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी बनेगा, लेकिन जब ये इस टी के साथ मिलेगा तो ये बनेगा। इधर भी ये लगा ही देते हैं साथ के साथ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये टी जब इस टी के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा, और ये टी जब इस टी के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा। अब देखना, यहाँ तो दोनों शुद्ध है ना, तो यहाँ स्मॉल टी। अब देखना, ये हो गया लंबा, ये भी हो गया लंबा, ये भी हो गया लंबा, और ये हो गया बौना। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बौना। इसका मतलब 75% यानी कि 3:1 का अनुपात आ गया ना। देखा जाए तो देखने में तो यही लग रहा है, देखने में तो लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप क्या बना इसका? फिनोटाइप क्या बना? 3:1। जबकि जीनोटाइप क्या बनेगा इसका? जीनी संरचना क्या है? जीनोटाइप, जीनी संरचना देखिए ध्यान से, 1 शुद्ध लंबा अनुपात 2 अशुद्ध किंतु लंबे अनुपात 1 बौना, ये होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप अंदर की संरचना क्या है, फिनोटाइप बाहर की संरचना क्या है? कई बार तो सेम ही हो जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ तो है नहीं। समझ गए होंगे ना। तो ये तो मेंडल ने 1 लक्षण लिया था, लेकिन जब मेंडल ने 2 लक्षण लिए तो उसको कुछ और ही प्राप्त हुआ। मतलब प्राप्त तो यही हुआ था, लेकिन कुछ और विधि से। अगर वो आपने सीख लिया ना 2 मिनट में, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों ने आशा है कि ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये तो वैसे ही बनाया है मैंने। अगर मान लीजिए मेंडल ने 2 लक्षणों को लिया, क्योंकि तीसरा नियम तभी बन सकता है जब वो द्विसंकर क्रॉस करवाए, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए। हालांकि मेंडल ने ट्राई हाइब्रिड, चतुर्थ हाइब्रिड क्रॉस भी करवाए, लेकिन उसने देखा कि रिजल्ट वही रह रहा है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में था। इसलिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ते हैं, ट्राई और टेट्रा वगैरह नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब जरा देखते हैं, मेंडल ने 2 प्रकार के पौधे लिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कहोगे ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है? तो कैपिटल आर का मतलब है गोल, राउंड बीज, है ना। और कैपिटल वाई का मतलब क्या है? येलो, है ना। तो ये हो गया कैपिटल आर, आर का मतलब क्या हो गया? गोल, राउंडेड। और कैपिटल वाई का मतलब क्या हो गया? कैपिटल वाई का मतलब क्या हो गया? कैपिटल वाई का मतलब हो गया सिंपल, यानी प्रभाव। दो पीले 2 लक्षण हो गए ना। एक तो हो गया बीज का आकार गोल है कि झुर्रीदार है, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर लिखा हमने, और बीज का रंग पीला है कि हरा है, हरे के लिए स्मॉल वाई लिखा। तो ये तो हो जाएगा गोल पीला, गोल पीला। 2 लक्षण हो गए ना। जबकि एक और लिया था स्मॉल आर और स्मॉल वाई। टाइम बचाने के लिए दोनों को एक ही कलर से लिख दिया, चूंकि छोटे बड़े हैं इसीलिए समझ में आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया झुर्रीदार और हरा।
अब उसने इन दोनों को क्रॉस करा दिया, वही मेथड अपनाया, पहले उसने पर परागण करवाया, बाद में स्व परागण होने दिया। तो हम भी देख लेते हैं, पहले हम क्रॉस करवा देते हैं। क्रॉस करवाएंगे तो आप देखिए किस प्रकार के युग्मक बने होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही बना होगा ना, दूसरा तो कुछ बन ही नहीं सकता भाई। दोनों ये थोड़ी कि आर आर और वाई वाई, लक्षण तो कभी अलग होते ही नहीं, लक्षण तो एक जैसे ही होते हैं भाई। अगर इस लक्षण में से एक चीज़ टपकेगी तो इसमें से भी तो एक चीज़ टपकेगी, तो ये बन जाएगा। इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप देख लीजिए, इतने तो समझदार आप लोग हैं ही कि जब आप इसको क्रॉस करके मिलाइएगा, चाहे किसी को किसी से मिला दीजिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही बनेगा, कुछ ना दूसरा तो कुछ बनने वाला नहीं है। यानी कि प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पौधे गोल, क्योंकि एक लक्षण है ना गोल का, और पीले एक लक्षण है ना पीलेपन का। तो प्रभाविता के नियम के आधार पर जैसे ही प्रथम पीढ़ी में पर परागण करवाया, पर परागण में सारे के सारे पौधे गोल और पीले हो गए। कहता हाँ नियम तो मिल गया, अपना पुराना वाला ही नियम चल रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियम पुराना वाला ही चल रहा है यहाँ तक। अब दिक्कत कहाँ होती है, जब उसने स्व परागण करवाया तो उसने क्या देखा, कुछ देखा, हम भी देख लेते हैं उसने क्या देखा। अब आप जरा ध्यान से देखना, मैं इसको गोला डाल रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ सको इस चीज़ को। आर आर वाई वाई, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, आर आर और वाई वाई। अब आप जरा ध्यान से सुनिए, जब मान लीजिए वो इसको स्व परागण करवाएगा तो नर भी यही वाले युग्मक बनेंगे और मादा भी यही वाले युग्मक बनेंगे। सारे युग्मकों का कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा ना, क्योंकि पर परागण में सारे पौधे ही ऐसे बन रहे हैं। तो मैं मिटा रहा हूँ जल्दी से, और हम वो चेकर बोर्ड बना लेते हैं। ये लीजिए, ये बन गया हमारा चेकर बोर्ड। आपको बहुत गहराई से समझ में आ जाएगा एक नई चीज़, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। ये लीजिए, ये डब्बे बन गए, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारे पास इतने मिल रहे हैं। देखिए कैसे हो सकता है ये आर इस वाई के साथ मिल जाए तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, हो सकता है ये आर इसके साथ मूड ना करे, इसके साथ बन जाए तो बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। लेकिन अगर ये छोटा वाला आर इस वाई के साथ मिक्स हो जाए तो बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। लेकिन अगर ये दोनों छोटे मिल जाएं तो छुटके मिलके हो जाएंगे क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी कि नर भी यही 4 युग्मक बनेंगे, मादा भी यही 4 युग्मक बनेंगे। तो हम भी बना के देख लेते हैं, हम कौन सा पीछे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी यही कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनको आपस में मिलाएंगे तो ये देखो, ये बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ध्यान से देखना, अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत स्पीडली लिख रहा हूँ मैं। आप लोग भी ध्यानपूर्वक देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और ये मेरे ख्याल से स्मॉल वाई। आई थिंक आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कमेंट बॉक्स में आप येस करके आंसर दीजिए, मैं थोड़ी देर में देख लूँगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक छोटा वाई, है ना, कैपिटल वाई आर दोनों छुटके वाई, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बड़ा वाला और एक छुटका वाला। इसी तरह कैपिटल आर छुटका वाला आर, छुटका वाला वाई, ओके। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर और छोटा वाला आर कैपिटल वाई छोटा वाला वाई। इसके बाद हो जाएगा कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर हाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। यहाँ हो जाएगा दोनों ही स्मॉल आर और एक वाई कैपिटल, और यहाँ हो जाएगा सब कुछ स्मॉल, प्यार से। अब ज़रा सुनना ध्यान से। देखिए ये अब कॉम्बिनेशन निकालते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक था हमारे पास गोल और पीला, ठीक है। अब गोल पीले होने की कंडीशन देखिए, मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिएगा। यदि हमारे पास आर एक भी बड़ा हुआ तो प्रभाविता के नियम के आधार पे वो चीज़ गोल हो जाएगी। तो हमें तो सिर्फ एक ही आर बड़ा चाहिए, दूसरा तो छोटा भी हो तो काम चल जाएगा। और एक ही वाई पीला चाहिए, किसके लिए, गोल पीला होने के लिए। अच्छा, अब गोल और झुर्रीदार गोल होने के लिए तो आर चाहिए। लेकिन आप देखिए मेंडल के नियम का दूसरा पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब मतलब अप्रभावी नियम तभी प्रकट होगा जब वो शुद्ध अवस्था में रहेगा। तो ये झुर्रीदार तो अप्रभावी लक्षण है, तो ये तो तभी प्रकट होगा ना जब दोनों के दोनों छोटे होंगे, यानी कि दोनों वाई छुटके होने चाहिए। इसके लिए ये कंडीशन है, तभी जाके वो झुर्रीदार होगा। अब इसी तरह से गोल की जगह आ जाएगा झुर्रीदार नहीं, पीला हरा, आई एम सॉरी हरा।
है ना, गोल और उसके बाद हरा। हरे के लिए क्या होगा, ये एक अप्रभावी लक्षण है तो ये दोनों छोटे हो जाएंगे ना वाई वाई, ठीक है। अब उसी तरह से झुर्रीदार पीला, इसमें भी देखिए पीले की कंडीशन प्रभावी है इसलिए एक वाई बड़ा हो तो काम चल जाएगा, जबकि झुर्रीदार के लिए दोनों आर स्मॉल होने चाहिए, क्योंकि नियम हमारा दूसरा क्या कहता है कि अप्रभावी लक्षण तभी प्रकट होगा जब दोनों शुद्ध अवस्था में होंगे। इसी तरह से झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा, इसके लिए दोनों आर और दोनों वाई छोटे चाहिए। जरा काउंट करके देखते हैं, ये मेरे ख्याल से आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी, आई थिंक बहुत बढ़िया से समझ में आ गई। अब जरा काउंट करके देखते हैं, एक आर बड़ा एक वाई बड़ा, ये लो 1 2 3 4 5 और मेरे ख्याल से ये 6 हो जाएगा, एक दोनों एक एक बड़ा होना चाहिए कम से कम, 6 हो गया, 7 8 आई थिंक, और ये 9 ही है, और तो कोई है नहीं, इसमें भी देखो छोटे हैं, इसमें दोनों छोटे छोटे हैं, तो इसका थोड़ी सी ये 9 था, ये 3 था, और अब झुर्रीदार पीला का मतलब एक वाई बड़ा होना चाहिए, दोनों आर छोटे होने चाहिए, और गोल हरे का मतलब एक आर बड़ा होना चाहिए, दोनों वाई छोटे होने चाहिए। ये भी काउंट कर लेते हैं, ये वाला तो हमने काउंट कर ही लिया था, 3 हो गए थे, ये वाला और काउंट कर लेते हैं, आर आर वाला। ये देखिए एक आर बड़ा 2 वाई छोटे, ये एक आर बड़ा 2 वाई छोटे, 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, है ना, एक आर बड़ा दोनों वाई छोटे, और एक ये हो गया, 3 हो गया। आप खुद देख लीजिए, है ना, इसका मतलब ये भी 3 है। अब उसके बाद में एक ही रह गया, दोनों छोटे दोनों ये होने चाहिए, ये रहा आपके पास, यानी कि 9:3:3:1, ये है द्विसंकर क्रॉस का। अब मैं जो नियम बता रहा हूँ वो सुनना, आप देखना जरा ध्यान से, इस पूरे टेबल को देखना। टेबल बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि आपको कुछ समझा सकूँ। आप देखिए, ये है आर मतलब गोल, और ये वाई का मतलब पीला। क्या इसने इसको कहा कि भाई देख मैं तो डबल आर हूँ, तू देख मेरे से डर, और ना तू अपना कलर चेंज करके काला हो जा, कहा क्या इसने? मतलब एक गुण ने दूसरे गुण के फट्टे में टांग अड़ाई क्या? नहीं अड़ाई। आप देख लो, यहाँ सब में प्रभाविता का नियम लगा हुआ है, मतलब ये आर अपने धुन में आराम से अपना नियम लगाए जा रहा है, और ये वाई अपने धुन में। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ आर आर की वजह से वाई वाई भी करप्ट हो गया, ऐसा नहीं कि भाई तू तो गोल है दोनों का दोनों, तो मैं भी। अब ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे ये दोनों आर तो गोल है, तो ये सोच के कहेगा कि यार देख तुम तो दोनों शुद्ध हो तो हम भी कुछ और बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। यानी यही नियम निकलेगा। अब वो त्रिशंकर क्रॉस भी लेगा तो 3 लक्षण बिल्कुल अलग अलग अपना प्रभाविता का नियम दिखाते रहेंगे। इसी बात को उसने स्वतंत्र अपव्यूहन, मतलब अपने आप को स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस करना, ना इधर देखना ना उधर देखना। आर कभी नहीं देख रहा कि पीला वाला क्या कर रहा है, पीला हो रहा है कि नीला हो रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। पीला वाला कह रहा है ये गोल हो रहा है कि झुर्रीदार हो रहा है, हमें क्या करना है। मतलब ये कोई एक दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता। इसको हम आम भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी बुराई कर रहा है या भलाई कर रहा है, अपने आराम से जो नियम उसके लिए बन गया है ना, वो नियम। आप सोचो, हमारे शरीर में अरबों खरबों ऐसे लक्षण है। किसी की नाक लंबी होती है, किसी की नाक छोटी होती है, किसी की आंखें मोटी होती हैं, किसी की कोई बर्थ मार्क होता है, मतलब अरबों खरबों लक्षण है। किसी के बाल छोटे होते हैं, किसी के बाल बड़े होते हैं, है ना, किसी के बाल सर पे, मतलब कैसी कैसे डिज़ाइन है। वो डिज़ाइन पीछे से जो फिक्स हो जाता है ना, वो सारे लक्षण वैसे ही स्वतंत्र रूप से गतिशील होते, मतलब उनका कोई ये नहीं है कि मतलब पहली पीढ़ी में नाक बन गई, दूसरी पीढ़ी में नाक यहाँ की बजाय यहाँ बन जाएगी, या नाक ही गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। या आँख बन गई, दूसरी पीढ़ी में नहीं होगी। यानी जो लक्षण एक बार प्रकट है ना संपूर्ण जगत में, वो लक्षण कभी भी दूर नहीं हो सकता। अब आम का ये थोड़ी है कि आम के पौधे से पहली बार आम निकलेगा और अगली पीढ़ी में आम चौरस हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। जो लक्षण है ना, वो लक्षण कभी भी नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ये देखो, ये दोनों मिक्स हो जाता तो कुछ और ही बन जाता है। लेकिन ये देखो, हम 2 लक्षण लेके चल रहे थे, तो उसका तात्पर्य क्या था? उसका तात्पर्य इतना ही था कि हम इस नियम को बता सकें। मेरा मात्र लक्षण सिर्फ इस नियम को बताने का था, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। आप इस पे से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्नों के साथ मैं आपको अभी आप जाइएगा मत कहीं, ये आप नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप देख सकते हैं इसको। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ध्यान से देखना। वैसे तो इसे अगली, मतलब जो प्रश्न है ना, इससे अगली क्लास में ले लेते हैं अपने। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।